क्वेश्चन आते हैं उस पर आएंगे। और आज हम इस विषय की शुरुआत में सबसे पहले इस विषय से जुड़े हुए शब्दों को समझेंगे। जितना ज्यादा टर्मिनोलॉजी समझेंगे इस विषय में उतनी ही आपको कंफर्ट जोन मिलेगा। ये विषय इजी है। मैं बता दूं कि ये विषय पूरे यूपीएससी के विषयों में आसान इसलिए है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, खास करके भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, भारत किस तरीके से संबंधों को सोच रहा है, अगर ये चीज समझ में आ गई और करंट अफेयर आपके साथ है तो उत्तर आप निकाल दोगे। मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि हाँ ये चीजें हल्की फुल्की हम जानते हैं। तो इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर गौर करना। मैं जिस दिशा में आपको सोचना चाहता हूं उस दिशा में बस आप सोचना शुरू करना, फिर यूपीएससी को कोई भी सवाल बना देना, भले आपने न पढ़ा हो। इस विषय की मैं गारंटी लेता हूं आपने न भी पढ़ा हो तो भी उत्तर निकालने की आप क्षमता रखोगे। बस आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, इसका कंसेप्ट ज्यादा बारीकी से समझना ताकि चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो आईआर इस शब्द को ही समझा दूं मैं। एक होता है इंट्रावर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः, और एक होता है इंटरवर्ड जिसको हम कहते हैं अंतर। जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच में, दो चीज मतलब वो कोई भी हो सकती है, वो दो राष्ट्र हो सकते हैं, दो कंट्री हो सकती हैं, वो दो वस्तुएं हो सकती हैं, वो दो जगहें हो सकती है, वो दो किसी भी प्रकार की क्लासेस हो सकती हैं। तो जब हम दो के बीच का रिलेशन यूज करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं इंटर, और जब हम उसी के भीतर की बातों की चर्चा करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा। जैसे हम कहते हैं अंतकरण की शुद्धता, मतलब हमारे आत्मा की पवित्रता, जिसमें हम बातचीत करते हैं कि भाई हमें अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, इसका मतलब हम इंट्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ संबंधों की बात करते हैं तो उसको कहते हैं इंटर। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इंट्रा नहीं है बल्कि ये क्या है, इंटर है। इसलिए यहां पर ये वर्ड जो लिया गया है इंटर, वो किनका इंटर, नेशन का। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है। तीनों शब्द पर समझ लेंगे। इंटर मतलब दो के बीच, कौन से दो, क्या दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्य, तो हम कहेंगे नहीं, दो नेशन। तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द नेशन, राष्ट्र क्या है। और यहां पर भी किसकी बात होगी, दो देशों के बीच के राजनीति की नहीं, दो देशों के बीच के किसी अन्य पहलू की नहीं, बल्कि उन दो देशों के रिलेशंस की। कौन से रिलेशंस, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ कई प्रकार से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि दो देश एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हैं, ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो शब्द क्लियर हो चुका है, दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच। अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ, पर अभी केवल आईआर का मतलब समझा रहे हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में सिलेबस क्या दिया गया है देखना जरा। इन्होंने सिलेबस प्रीलिम्स में केवल इतना वर्ड यूज किया है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की कंटेम्पररी घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, मतलब जो भी करंट में कोई मुद्दा आ जाए तो करंट का मुद्दा जो इंटरनेशनली जुड़ा हो, जैसे रूस यूक्रेन की बात आ जाती है, चीन और अमेरिका की बात आ जाती है, भारत और किसी अन्य देश के सैन्य अभ्यास की बात आ जाती है, तो वो कंटेम्पररी मुद्दा कहलाएगा। पर सवालों को जरा आप देखेंगे, इस बार 2023 में 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आईआर के हैं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी जोड़ देंगे, करंट जोड़ देंगे तो 10 सवाल है इस बार आईआर से। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन की सीमाएं किससे मिलती हैं, फिर 3 देशों का एग्जांपल दिया था कि इन 3 देशों का किस लिए चर्चा में रहा, फिर सूडान के बारे में पूछा था कि यहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। तो अगर आप इस बार का पेपर देखें और उसमें ज्योग्राफी और करंट दोनों जोड़ दें तो 10 सवाल ऐसे मान लिए जाएंगे जो आईआर के हैं, बट प्रत्यक्ष रूप से जिसमें हम आईआर ही कहेंगे, जिसमें कोई रिलेशन नहीं, 4 सवाल। मोटे तौर पर सबसे ज्यादा सवाल हमें मिलते हैं कब, 2018 में, और सबसे कम सवाल हमें मिलते हैं 2021 में। औसत निकाल लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम का, तो औसतन 5 सवाल। 5 सवाल का वेटेज एवरेजन मान लिया जाए, 5 क्वेश्चन का वेटेज, पर अगर करंट अफेयर को जोड़ दे तो 6 से 8 प्रश्न औसतन इस टॉपिक से प्रीलिम्स में आते हैं। और ये टॉपिक रियलिटी में कठिन टॉपिक नहीं है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। दो चीजें होती है, सवाल कम आना और कठिन होना, सवाल कम आना और सरल होना। ये सब्जेक्ट सवाल भले ही कम आ रहे हैं लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही सरल सब्जेक्ट माना जाता है यदि आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। एक नजर जरा मेंस पर भी गौर करते हैं। मेंस में जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, जैसे आप अवगत होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उसमें पेपर 2 में हमें आईआर पढ़ना होता है। पेपर 2 में शासन व्यवस्था और संविधान, मतलब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला सब्जेक्ट है। शासन प्रणाली, गवर्नेंस, ये दूसरा सब्जेक्ट है। सोशल जस्टिस तीसरा सब्जेक्ट है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध आईआर चौथा सब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब यहां पर कुल 4 सब्जेक्टों में चौथा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है आईआर। मतलब जीएस पेपर 2 में आईआर नाम का सवाल आते हैं मेंस में। कितने सवाल आते हैं भाई मेंस में, तो अभी तक कंटिन्यूअसली 2013 से अगर आप देखें 2022 तक 10 पेपर हो गए हैं। हर बार कितने प्रश्न आए हैं, 4 फिक्स्ड है। 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन, 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन, ये 10-10 नंबर के 2 सवाल होते हैं, और 15-15 नंबर के 2 सवाल होते हैं। हम कहेंगे कि कुल 50 मार्क्स होते हैं, क्योंकि मेंस का ये पेपर कितने मार्क्स का है, तो 250 में 50 मार्क्स हमें इंटरनेशनल रिलेशन से मिलते हैं। पेपर 2 में कभी कभी ऐसे सवाल आ गए हैं जिसको हम प्योरली ना आईआर का कहेंगे ना प्योरली पॉलिटी का, एक मिक्स सवाल कभी कभी आ जाता है। पर औसतन कितने सवाल, कितने मार्क्स, क्वेश्चन नंबर भी यही रहते हैं। पिछले 5-6 वर्षों में तो बदला ही नहीं है ट्रेंड। सिलेबस अगर हम देखें तो यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 में 4 यूनिट में सिलेबस को बांटा है। 4 यूनिट में
यूनिट 17, 18, 19 और 20। 17वीं यूनिट में लिखा है भारत और इसके पड़ोसी संबंध। मतलब भारत और पड़ोसी में दो तरीके के पड़ोसी है, एक तो जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं और एक जो समुद्र में हमारे नजदीक में है, भले उनसे हमारी कोई सीमा नहीं मिलती। जैसे सीमा मिलने में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी रहेंगे। लेकिन श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। सीमा भले ना मिलती हो लेकिन समुद्रिक पड़ोसी है वो। मालदीव समुद्रिक पड़ोसी है। अंडमान निकोबार के जस्ट पड़ोस में इंडोनेशिया कहीं ना कहीं समुद्रिक पड़ोसी कहलाएगा। तो ये देश भी हमारे पड़ोसियों के रूप में ही माने जाएंगे। तो पहली यूनिट पूरी उसी पर डेडिकेट है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे है। दूसरा, बाइलेटरल, रीजनल और ग्लोबल। समझना इसे सभी लोग। 2022 में 120 प्लस सिलेक्शन यूपीएससी में और प्रीलिम्स 2023 में 84 डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास नोट से आना ब्लूक का इसकी हाई क्वालिटी प्रूफ करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में तीन तरीके के संबंध बड़े कॉमन है। पहले कहलाते हैं द्विपक्षीय, बाइलेटरल, द्विपक्षीय। दो से ज्यादा हो गए कि आप वो ट्राइलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उन सभी को हम एक तरीके से नाम देते हैं रीजनल, क्षेत्रीय। जैसे बाइलेटरल में हम कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया और चाइना के रिलेशन, इंडिया और नेपाल के रिलेशन। लेकिन रीजनल जैसी वर्ड आया तो रीजनल में कई चीजें आ जाएगी, I2, U2, इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएसए। जो नए विद्यार्थी बस अभी सुनते चलना ज्यादा। या फिर हम कहेंगे आसियान जैसे भी संगठन है, सार्क जैसे संगठन है, बिम्स्टेक जैसे संगठन है, G7 जैसे संगठन है, या फिर हम कह सकते हैं क्वाड जैसे संगठन है। ये सब किसमें कहलाएंगे? रीजनल में। ब्रिक्स आप कहेंगे, SCO कह सकते हैं, ये सब कुछ रीजनल कहलाते हैं। रीजनल कहने का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 कंट्री, 10 कंट्रीज हो सकती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते होंगे। जैसे हो सकता है वो पैसिफिक से बिलोंग करते होंगे, प्रशांत महासागर के आसपास के बिलोंग करते होंगे, वह या तो किसी पर्टिकुलर महाद्वीप के ही देश होंगे, तब उसे हम कहेंगे कि वो कैसा है? रीजनल है। और तीसरा होता है जो सबसे टॉप में रहता है, ग्लोबल। ग्लोबल में जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी, जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WTO। इसमें G20 ना तो शुद्ध रूप से रीजनल है ना शुद्ध रूप से ग्लोबल, कुछ बीच में आता है क्योंकि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन केवल 20 देशों का है। 200 से ज्यादा देश है दुनिया में और वो केवल 20 देश है। हाँ, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश है। इस कारण से उसे ना तो हम प्योरली ग्लोबल कहते हैं ना प्योरली रीजनल। हाँ, रखना हो तो रीजनल कह दिया जा सकता है, लेकिन उसको ग्लोबल की ओर लेकर जा रहे हैं, लगातार उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो ये जो संबंध है इंडिया के इनमें जहां जहां रोल आएंगे वो सभी रोल कैसे हैं ये हमें दूसरी यूनिट में पढ़ना है। तो जिसको हम कहेंगे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत उससे जुड़े हुए संबंध, भारत के हितों को प्रभावित करने वाला एग्रीमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना। हो सकता है कि एक संगठन ले रहा हूं मैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट वाली पार्टनरशिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना और आसियान देशों के बीच हुई। इसमें भारत नहीं है, लेकिन इसके एग्रीमेंट भारत के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो भारत के लिए कैसे प्रभाव डालेंगे। जिसमें इंडिया है वहां तो डायरेक्ट आएगा ही, लेकिन जहां इंडिया नहीं है वहां भी आएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार इंडिया रहेगी। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो भले इंडिया से नहीं जुड़े। जैसे मैं कहूंगा एक एग्रीमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, जिसमें परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं दुनिया में। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। CTBT, भले भारत इसका मेंबर नहीं है, साइन नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आएगी तो भारत पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। दबाव बनता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो संधियां हैं जिसमें भले ही भारत ना हो वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, और उनका क्या प्रभाव इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा उस पर हम गौर करेंगे। तो हमें बाइलेटरल पढ़ने हैं, रीजनल पढ़ने हैं, ग्लोबल पढ़ने हैं। तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां। अब जरा इसको भी समझते हैं। इंडिया के साथ जब ब्राजील रिलेशन बनाएगा, साउथ अफ्रीका रिलेशन बनाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अमीर राष्ट्र नहीं है, वे जब भारत के साथ संबंध बनाएंगे तो वो क्या सोचकर संबंध बनाते हैं, क्या मेंटालिटी उन कंट्रीज की होती है कि वो इंडिया के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, वो मेंटालिटी हमें समझनी पड़ेगी। पर जब भारत के साथ अमेरिका संबंध बनाएगा, जब भारत के साथ रशिया संबंध बनाएगा, चाइना रिलेशन बनाना चाहेगा, तो इनकी माइंडसेट कुछ और है। ये भारत के साथ जुड़ने का कुछ और मकसद लेकर आए। देखो, बड़ा प्रैक्टिकल है। आप मान लीजिए कि अपने समाज, ज्यादा दूर नहीं जाना, परिवार से जाना। आपके रिश्तेदार दो तरीके के हैं। एक जो आपसे अमीर है फिर भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पैसों के लिए तो जुड़ नहीं रहे होंगे, कुछ और माइंडसेट होगा। लड़का लड़की UPSC की तैयारी कर रही है, कहीं भविष्य में निकल गई तो फिर गलती से भी निकल गई, तो फिर आगे हमें अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। फिर कुछ रिश्तेदार थोड़े से गरीब हो सकते हैं,
वो आपसे जब जुड़ना चाहते हैं तो हो सकता है वो ये ना ख्वाब रखें कि लड़का लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये तो सोच रहे हैं कि कल के दिन यदि जरूरत पड़ी तो ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, आप अपने घर पर देखेंगे कि मेरे साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध की जगह पर अंतर पारिवारिक संबंध कैसे है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किस माइंडसेट से घर से बातचीत कर रहा है, पिताजी से बातचीत कर रहा है, कौन पिताजी को ज्यादा सम्मान और कौन पिताजी को कम सम्मान दे रहा है। अगर ये राजनीति समझ में आ गई तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति बहुत सरल विषय है। जो घर की बातें समझ लेगा कि कैसे रिलेशन है पड़ोसियों के साथ, कुछ पड़ोसियों के साथ घर के झगड़े हैं, दीवार मिलती है लेकिन 8 दिन में एक बार झगड़ा हो ही जाता है, कभी वो बम फेंक देता है तो कभी इधर से बम फेंक दिया जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तनाव के बिंदु है। और कुछ पड़ोसियों के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि कुछ भी दुख आ जाए तो पहली घंटी वही बजाई जाती है। पर कुछ जगह पर आपके रिश्ते केवल पड़ोसियों तक सीमित नहीं है, कुछ आपके मोहल्ले में मित्र भी है, थोड़े दूर रहते हैं लेकिन जब भी तकलीफ होती है तो आ जाते हैं। घर में कुछ भी कार्यक्रम हो तो आप उनको बुलाते हैं, तो ये हमारे मित्र राष्ट्र है। और कुछ ऐसे हैं जो रिश्तेदार भी है, कभी पड़ोसी भी रहे हैं, आज दूर रहते हैं लेकिन हम उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर आप घर की राजनीति की समझ गए तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आपको हर जगह आईआर दिखाई देगा, हर जगह आईआर महसूस होगा कि अच्छा आज पड़ोसी इस प्लानिंग से आया था। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो वहां बैलेंस करने की कोशिश है, यहां भी बैलेंस होता है। तो यूनिट जो 19 है उसमें हमें इनके साथ साथ एक और चीज पढ़नी है, प्रवासी भारतीय, जिसको रियलिटी में नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको रियल ट्रांसलेट करेंगे इंडियन डायस्पोरा। ये नया शब्द हो सकता है। डायस्पोरा का मतलब होता है जितने भी भारत के लोग जिनका मूल यहाँ का है वे भारत के अलावा कहाँ गए हैं। जैसे अमेरिका में भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका यूरोप में हैं, कुवैत, सऊदी अरब, इन जगह पे भी तो भारतीय काम करने जाते हैं। अफ्रीका में अभी कुछ घटनाएं हुई थी तो वहां से भारतीयों को लाना पड़ा था, तो अफ्रीका महाद्वीप में भी कई जगह व्यापारी के रूप में भारतीय लोग जाते हैं। तो कहीं इन पर अगर हमले हो रहे हो तो क्या देश की सरकार की जवाबदेहिता है कि नहीं कि आप भारतीयों की रक्षा करें? क्योंकि रक्षा का दायित्व केवल देश की सीमा के भीतर नहीं है, बाहर भी अगर भारतीय गया तो उसकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो वो कैसे आवाज उठाएगी, कैसे उस सरकार से बातचीत करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे कि इंडियन डायस्पोरा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उस पर भी तो आवाज उठानी पड़ेगी। भाई लड़की की शादी भले ही हो जाए लेकिन भले ही लोग कहें कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन वहां जब तकलीफ होगी तो यहाँ के लोगों को आवाज तो उठानी पड़ेगी। और अगर नहीं लोग उठाएंगे आवाज तो फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिर आप जानते हैं कि कई बार दहेज के नाम पर और कई तरीके की सीढ़ियों से गिरने की खबरें आती हैं। तो आवाज उठानी जरूरी है, तभी जाकर वहां बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय हो सकती। कुछ परिवार ऐसे होते जो जिम्मेदारी त्याग देते तो हम उनको अच्छा परिवार नहीं कहते। राष्ट्र भी वैसा ही है, हम अपने देश का नागरिक भले वहां रहने गया है, कमाई करने गया है, पर उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का है। उसने कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की इनडायरेक्टली मदद की है, वहां के पैसे कमाकर भारत भेजे हैं, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट हमारे राष्ट्र को रहा है, इसलिए उसकी सुरक्षा का दायित्व भी किसको निभाना पड़ेगा? भारत की सरकार को। और 20वीं यूनिट में हमें पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशन, G20, नॉन अलायंस मूवमेंट, NAM जैसी संस्था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, नाटो, ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी हम चर्चाएं करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे संगठन है जिसको हम इसमें न पढ़ के इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, IMF इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, तो इसको हम इसमें नहीं कवर करते, उसको हम मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में उसे कवर किया जाएगा, लेकिन अब इसमें UN को पढ़ना पड़ेगा, नाम को पढ़ना पड़ेगा, G20 को पढ़ना पड़ेगा, क्या मकसद लेकर ये संगठन बनाए गए हैं इनको देखना पड़ेगा। तो यूपीएससी की चारों यूनिट में पहला पड़ोसियों के साथ का रिलेशन आएगा, दूसरे में बाइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल जो भी भारत के रिलेशन है पड़ोसियों को छोड़कर, तीसरे में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के इंडिया के प्रति क्या नजरिया है और इंडियन डायस्पोरा जो भी भारत के लोग गए हैं, और चौथी यूनिट में हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। मोटे तौर पर कहें तो सिलेबस कुछ यूपीएससी ने डिटेल में यही एक्सप्लेन किया है, पर मोस्ट ऑफ द केस में सवाल मेंस में आते हैं करंट अफेयर के। मतलब इतना पढ़ने, बेसिक पढ़ लीजिए और मोस्ट ऑफ द केस में करंट अफेयर पढ़ लीजिए। आपका सिलेबस मतलब अगर आपको आईआर मात्र 8 दिन में तैयार करना है तो 5 दिन मास्टर की क्लास ले लीजिए जिसमें बेसिक क्लियर हो जाता है, और मात्र 3-4 दिनों में जितने घटनाक्रम सुने हैं चर्चा में, फिर वो नाम रहा हो, SCO चर्चा में रहा हो, G20 इस बार काफी चर्चा में है, अध्यक्षता मिली है, गारंटेड सवाल की उम्मीद है कि G20 से इस बार सवाल बनेगा ही, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो उतना तैयार कर लीजिए, बढ़िया से सब्जेक्ट रेडी हो जाता है। सवाल देखिए 2022 में सवाल कैसे आए थे। पहले तो मैं बता दूं कि मेंस में कितने सवाल आते हैं, 4, 2 सवाल 10-10 नंबर के और 2 सवाल 15-15 नंबर के। 2022 का सवाल देखना, भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पड़ोसियों के साथ पहली यूनिट का सवाल। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका